हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन की वीडियोस आपसे शेयर की। आपका फीडबैक हमें मिला, आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच। अब हम शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का ये पहला लेक्चर है और आज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ वो लाइन इंटीग्रल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करूँगा। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल लिखा है इस तरीके से एफ जेड डी जेड, जिसको ए से बी तक सॉल्व करना है, जिसकी लिमिट और वो अलोंग एनी कर्व सी है, तो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की पहचान है कि इसमें कर्व सी लिखा होगा। और अगर ये सिंगल इंटीग्रल किसी कर्व सी के अलोंग निकाला जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको। अगर ये सिंगल इंटीग्रल है और किसी कर्व के अलोंग निकल रहा है तो उसी को हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि ये इंटीग्रल रियल इंटीग्रल से अलग कैसे होते हैं। एक्चुअली रियल इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं, कोई इंटीग्रल लिखूं इस तरीके से कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये जो इंटीग्रल होगा, ये जो लिमिट होंगी वो किसकी लिमिट होंगी, एक्स की। यू कैन से एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग लिमिट्स हैं और वो हमेशा फिक्स रहेंगी। इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता, कर्व रिमेन्स फिक्स। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो अगर वो कह रहा है कि निकालिए एफ जेड का इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, तो वो कर्व सी पर डिपेंड करेगा कि ए से बी तक जाने वाला कर्व कौन सा है। चलिए मैं एक फिगर से अगर इसे समझाऊं कि मान लीजिए ये तो पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ए से बी तक के लिमिट, तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी जा सकता हूँ, किसी और दूसरे कर्व के अलोंग भी जा सकता हूँ। यानी मेरे पास ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स होंगे जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ ए से बी तक जाने में। तो जैसा कर्व यहाँ डिफाइंड होगा उसी तरीके से इंटीग्रल को सॉल्व किया जाएगा और हर एक कर्व के अलोंग इंटीग्रल की वैल्यू डिफरेंट आएगी, राइट। तो इसीलिए हम बहुत प्रिसाइसली और बहुत केयरफुली इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको इसकी दो प्रॉपर्टीज ज़रूर बताना चाहूँगा। पहली प्रॉपर्टी कि अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में भी ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर इनके लिमिट्स को आप चेंज कर देते हैं, लिमिट की वैल्यू जो प्लेस है उसको एक्सचेंज कर देते हैं, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। यानी अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं और फिर वापस आप एंटी क्लॉकवाइज लेना शुरू कर दें, या जिस रास्ते पर आप ए से बी गए वापस बी से ए आएंगे, तो इंटीग्रल की वैल्यू सेम रहेगी बट उसका साइन चेंज हो जाएगा, राइट। जो दूसरी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि ए से बी तक जाने में यदि आप एक से ज़्यादा कर्व कंटेन करते हैं, तो इंटीग्रल जो ए से बी तक का इंटीग्रल है वो उन सभी कर्व के अलोंग अलग अलग ब्रेक हो जाएगा और फाइनल इंटीग्रल ऐसे सभी इंटीग्रल्स का सम होगा। मान लीजिए मैं पहले जाता हूँ किसी पॉइंट सी तक, फिर जाता हूँ सी से बी तक, तो ये दो कर्व कंटेन कर रहा है। तो यानी ये जो इंटीग्रल है ए से बी एफ जेड डी जेड, ये दो कर्व के अलोंग ब्रेक हो जाएगा। पहला ए से सी तक और दूसरा सी से बी तक, ठीक। मान लीजिए ये कर्व है C1, ये कर्व है C2, तो ये जो ब्रेक होगा वो C1 और C2 में इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं इस पूरा जो भी मैंने आपको समझाया इसको वैलिडेट करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक इंटीग्रल आपसे कहा जाए कि वैल्यू निकालिए 0 से 1 प्लस आई, और जो फंक्शन है वो है x माइनस वाई माइनस आई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसकी जो वैल्यू निकालनी है वो कर्व सी के अलोंग निकालनी है। जो कर्व सी डिफाइंड है वो है y इज इक्वल टू एक्स, यानी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक। यानी मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है, इन लिमिट्स के बीच में करना है और इस कर्व के अलोंग। अगर मैं इसको फिगर बनाऊं तो आपको और क्लियर होगा। हमसे कहा जा रहा है 0 यानी 0 0 पॉइंट, ओरिजिन से 1 प्लस आई किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, 1 कॉमा 1 को, यानी 1 डिस्टेंस फिर 1 डिस्टेंस। सो दिस विल बी 1 कॉमा 1 पॉइंट, लेट इट बी ए एंड ओरिजिन बी ओ। और क्या कहा जा रहा है, यहां से यहां तक का इंटीग्रल कौन से कर्व के अलोंग, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है ये, यानी इस लाइन के अलोंग मुझे इस कर्व का इंटीग्रल निकालना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा
कि दिस इज नॉट डी एक्स, सॉरी, दिस विल बी डी जेड, मिस्टेकनली इट वॉज रिटन एज डी एक्स, इट इज डी जेड। तो जो कर्व की इक्वेशन है मैं उसकी हेल्प से इस पूरे इंटीग्रल को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरे पास यहाँ y है तो आई कैन राइट दिस इम्प्लाइज dy विल बिकम dx, करेक्ट। तो अगर z की वैल्यू कितनी होती है x प्लस आई वाई, यानी dz कितना हो जाएगा, dz विल बी dx प्लस आई dy। तो dy की वैल्यू में क्या निकाल चुका हूं, dx। तो मैं इस पूरे वैल्यूज को x में चेंज कर सकता हूं, यानी dx अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई dx, करेक्ट। तो मुझे dz की वैल्यू पूरी dy की टर्म में मिल गई। ऐसे ही जो फंक्शन है वो फंक्शन कितना है, x माइनस वाई माइनस आई एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं उसमें इस कर्व की हेल्प से y को x की टर्म्स में रिप्लेस करने की कोशिश करूं तो y की जगह x रखूंगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस आई एक्स स्क्वायर, यानी सिर्फ कितना बचा, माइनस आई एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे पास dz की वैल्यू भी चेंज हो गई, फंक्शन की वैल्यू भी मुझे नहीं मिल गई। तो मैं अपने इस इंटीग्रल को किस तरह लिख सकता हूँ, अब एक मॉडिफाइड तरीके से लिख सकता हूँ। चूंकि पूरा इंटीग्रल x में चेंज हो गया है तो मैं x की लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, जो यहाँ दिखाई दे रही है कि यहाँ x की लिमिट 0 से 1 तक है। तो ये 0 लिमिट, ये 1, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, माइनस आई एक्स स्क्वायर इंटू dz की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस आई डी एक्स, राइट। तो मैंने दो चीजें इंप्रूव की, एक dz की वैल्यू, दूसरा इस फंक्शन की वैल्यू, इस ही रिलेशन की हेल्प से, जो रिलेशन क्या है, कर्व की इक्वेशन है, ठीक। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, इनको मल्टीप्लाई करके मैं बाहर निकाल देता हूं तो इट विल बिकम व्हाट, माइनस आई, और जब माइनस आई की आई में मल्टीप्लाई होगी तो इट विल बिकम प्लस 1, करेक्ट। ये सिर्फ यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है, एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 to 1, करेक्ट। चलिए, तो इट इज 1/3 माइनस 0, तो आंसर इज 1 माइनस आई अपॉन 3। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल इसमें कंसीडर कर रहा हूं, जो कि लिखा गया है इवेल्युएट 0 to 3 प्लस आई जेड बार स्क्वायर डी जेड, करेक्ट। और कहा गया है कि c जो है वो है अलोंग रियल एक्सेस फ्रॉम 0 to 3, और उसके बाद अलोंग इमेजिनरी एक्सेस फ्रॉम 3 to 3 प्लस आई, राइट। तो इस तरीके से दो कर्व को कंटेन कर रहा है। मैं अगर इस जो हमें प्रॉब्लम गिवन है, अगर मैं इसका एक फिगर बनाऊं तो क्या बनेगा, जो पहले गिवन है वो क्या गिवन है, वो है 0 से 3 तक, यानी आप ध्यान दीजिए मुझे 0 से 3 प्लस आई जाना है, ये 0 3 प्लस आई मतलब 3, 1, तो 1 2 3 1, यानी मुझे इस पॉइंट तक आना है, 3, 1 पॉइंट तक। क्या आना है, पहले बताया गया रियल एक्सेस के अलोंग चलिए 0 से 3, तो हम 0 से 3 यहाँ तक पहुँचे रियल एक्सेस के अलोंग, ये मेरा पहला कर्व हो गया C1। फिर कहा गया है कि इस पॉइंट 3 से 3 प्लस आई तक जाइए, यानी यहाँ से यहाँ तक जाइए अलोंग इमेजनरी एक्सेस, तो ये अलोंग इमेजनरी एक्सेस हम चले, ये हमारा कर्व हो गया C2। यानी 0 0 से 3, 1 तक पहुँचने के लिए दो कर्व का यूज़ किया गया। अगर मैं इन सब का नाम रखूं, अगर इस कोऑर्डिनेट को मैं बोलता हूं O, इस पॉइंट को बोलता हूं A, इसको बोलता हूं B, यानी जो मेरा इंटीग्रल है वो इंटीग्रल दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक तो हो जाएगा OA जेड स्क्वायर DZ, और दूसरा हो जाएगा AB जेड बार स्क्वायर DZ, करेक्ट। तो हमें क्या मिल गया, जो इंटीग्रल था O से B तक वो दो कर्व को कंटेन कर रहा है, तो हमने उन दोनों कर्व के अलोंग इस इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया। पहले मैं सॉल्व करता हूं अलोंग OA, OA के अलोंग सॉल्व करेंगे तो OA की इक्वेशन क्या है,
ओ ए जो हमारा कर्व है वो है एक्स एक्सेस, जिसकी इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब dy की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। और यू कैन से dz कितना हो जाएगा, सिर्फ dx, क्योंकि उसमें i dy 0 हो जाएगा। दूसरी बात, जो हमारा कर्व है, जो हमारा फंक्शन है वो कितना है, उसकी वैल्यू भी सॉल्व कर लेते हैं। z बार स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसके साथ आई भी है और आई का स्क्वायर -1 होता है। और माइनस कितना, आई इंटू 2xy। चलिए, अगर मैं I1 इस इंटीग्रल को नाम दूं जो कि ओ ए के अलोंग है, तो उसमें 3 चीज़ें मुझे चेंज करनी होगी। सबसे पहले लिमिट, लिमिट हमारी कितनी है, लिमिट चूंकि मैं x में चेंज कर रहा हूं इसको, तो x की लिमिट है यहां 0 से 3 तक, करेक्ट। अब फंक्शन, फंक्शन में अगर मैं y की जगह 0 यहां सब्सिट्यूट करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स 0, सिर्फ मेरे पास कितना बचा, एक्स स्क्वायर। उसके बाद तीसरी चीज dz, dz की वैल्यू कितनी है, dx। तीनों चीजों को चेंज कर दिया, हमारे पास इंटीग्रल आ गया x³/3 फ्रॉम 0 to 3। 3 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 27/3 और 0 पर 0, यानी कितना हो गया, 9। I1 निकल गया। अब मैं I2 की बात करता हूं। I2 कहाँ है, I2 है हमारा ए बी के अलोंग, ठीक। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए बी की इक्वेशन कितनी है, जो ए बी है ये है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल, जो इसकी इक्वेशन है सॉरी, वो कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3, जितना ये डिस्टेंस है। तो dx कितना हो गया, 0। और यू कैन से dz कितना हो गया, dx की जगह तो 0 रख देंगे तो i dy बचेगा, क्योंकि dz इज dx प्लस आई dy, करेक्ट। अब फंक्शन को भी मॉडिफाई कर लेते हैं और यहां वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं। पहले लिमिट, जो कि y की लिमिट रख रहे हैं तो 0 से 1। फंक्शन में x की जगह मैं 3 रखूंगा, इस इक्वेशन की हेल्प से इसको मॉडिफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ x को आप 3 रख रहे हैं तो इट इज i 6y, करेक्ट। और dz की वैल्यू कितनी, i dy। अब मैं i को बाहर कर लेता हूं और इस पूरे का इंटीग्रल कर लेता हूं, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 9y माइनस y³ माइनस i इंटू 6y² फ्रॉम 0 to 1। वैल्यूज को चेंज सॉल्व किया तो कितना आया, ये हो गया 9, जब मैं 1 लिमिट रख रहा हूं, माइनस 1/3, यहां पे रखा तो 2 3 6, यानी कितना आएगा, -3i। और जब 0 रखेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो उसको मैंने छोड़ दिया। तो कितना बचा अभी हमारे पास, i इंटू 27 माइनस 1, दैट इज 26/3 माइनस 3i, करेक्ट। i से अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होके 3i², दैट इज ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये कितना बचा, 26/3i। ये मेरी I2 की वैल्यू निकली, ये I1 की वैल्यू निकली। तो I इंटीग्रल कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, यानी 9 + 3 + 26/3i, यानी टोटल हो गया कितना, 12 + 26/3i, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इस तरह के इंटीग्रल की भी वैल्यू मिल गई। अब आज के लिए मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो आज की लास्ट है, वो ये है कि अगर किसी सर्कल के अलोंग आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, ये एक स्पेशल केस है, तो एक एग्जांपल की हेल्प से मैं उसको समझाऊंगा। पहले मैं सर्कल की बात करता हूँ कि जो सर्कल होता है वो हम इस तरह उसको लिखते थे, z - z0 इज इक्वल टू, मान लीजिए इसकी रेडियस है r, तो अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा, z - z0 इज इक्वल टू r e⁻⁴ ठीक।
अगर मैं इसमें से यहाँ मैग्नीट्यूड साइन हटा दूं तो यही हो जाएगा, क्योंकि अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो e की पावर आई थीटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो तब पता चलेगा जब e की पावर आई थीटा की वैल्यू पता होगी। तो e रेज़ टू द पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो आप पोलर फॉर्म में किसी भी सर्कल की इक्वेशन को इस तरह चेंज कर सकते हैं, और यही हमारे इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें जो कर्व है वो सर्कल गिवन होता है। तो जब भी आपको सर्कल गिवन हो, आप इस इक्वेशन की हेल्प से पूरे क्वेश्चन को थीटा में चेंज कर लीजिए। और थीटा की लिमिट आप कैसे रख सकते हैं, क्योंकि सर्कल कहाँ से कहाँ तक जाता है, थीटा इज इक्वल टू 0 से पूरा घूम के थीटा इज इक्वल टू 2 पाई तक जाता है। तो जितना भी आपको सर्कल का सरफेस गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप थीटा की लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखूं कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए z माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, और ये कहा गया कि ये एक सर्कल के अलॉन्ग है जिसकी जो इक्वेशन है वो है मोड z इज इक्वल टू 1, और उसके अपर हाफ में इसको जो कर्व है वो कौन सा है, उसका अपर हाफ है इस सर्कल का। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। अपर हाफ का मतलब हुआ ये वाला हाफ, यानी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ है 0 और यहाँ है लिमिट पाई, तो 0 से पाई तक इसकी लिमिट जाएगी, करेक्ट। दूसरी बात, इसकी इक्वेशन पोलर फॉर्म में कितनी हो जाएगी, z इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर आई थीटा, और इसके हिसाब से dz कितना हो गया, dz हो गया आई e की पावर आई थीटा डी थीटा, करेक्ट। तो मैं इंटीग्रल में अगर वैल्यू रखूं तो आई विल बी इंटीग्रल 0 से पाई, ये लिमिट आपको समझ में आई होगी, अपर हाफ मतलब 0 से पाई तक। z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, e की पावर आई थीटा, करेक्ट। और z स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर यानी e की पावर आई 2 थीटा स्क्वायर हो गया इनटू dz, ये कितना है, आई ई रेज़ टू द पावर आई थीटा टी थीटा, करेक्ट। इस आई को हम बाहर ले लेते हैं और इस ई रेज़ टू द पावर आई थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर आई 2 थीटा माइनस ई रेज़ टू द पावर आई 3 थीटा, करेक्ट। अगर इसका इंटीग्रल किया जाए तो कितना होगा, ये आई तो बाहर है, e रेज़ टू द पावर आई 2 थीटा अपॉन 2i माइनस e रेज़ टू द पावर आई 3 थीटा अपॉन 3i, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई। पहले पाई लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो e ये जो i यहाँ पर है डिनोमिनेटर में, ये कॉमन आ जाएगा बाहर और इस i को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से i रिमूव हो जाएगा। तो i रिमूव करने के बाद मैं यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये i रिमूव हो गया हमारे पास से, तो ये हो गया e रेज़ टू द पावर आई 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस e रेज़ टू द पावर आई 3 पाई डिवाइडेड बाई 3, ये तो हो गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट की बात करें 0 रखेंगे तो e रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो 1/2 माइनस 1/3, करेक्ट। यहाँ पे अगर मैं e रेज़ टू द पावर आई 2 पाई की वैल्यू निकालूं तो वो इसी फॉर्मूले से निकलेगी जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर आई 2 पाई विल बी cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, sin 2 पाई इज 0, cos 2 पाई इज +1, तो इट विल बी 1/2। अगर 3 पाई की बात करें तो cos 3 पाई -1 होता है और sin 3 पाई 0 होता है, तो ये हो जाएगा +1/3, ठीक। और ये 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 यहाँ कैंसिल हो गया और 1/3 ये माइनस माइनस प्लस यानी ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2/3, करेक्ट। तो इस तरह से आपने क्या निकाला कि अगर कोई सर्कल गिवन है आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, लाइन इंटीग्रल में, तो आप उसको पोलर फॉर्म में इस तरह चेंज करके और पूरे फंक्शन को थीटा में चेंज कर सकते हैं। थीटा की लिमिट अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करिए और इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर ये आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं।
और आने वाले लेक्चर्स तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।